अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया हुआ है, आपके गांव से या आपके आसपास कोई ना कोई जरूर निकले होंगे। लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, हिंदी इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। ऐसे राइटिंग आप क्या सोचते हैं वो यहाँ पर आए। और GS3 में नॉलेज प्लस आप क्या सोचते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। आज वाले सेशन में हम बात करने जा रहे हैं HS मेंस और प्रीलिम का सिलेबस कैसा होता है। मेंस मैंने इसीलिए पहले बोला क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारा मेंस पर होगा, क्योंकि प्रीलिम का सिलेबस आप सभी को पता ही है। जब तक आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप प्रीलिम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या है सिलेबस होता है, कितने महीनों में आपका एग्जाम होने जा रहा है, या आप अपनी प्लानिंग किस तरीके से आप करेंगे, किसी ने शुरुआत भी कर दी होगी, उसमें क्या रिफॉर्म आप ला सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। और साथ ही साथ में जो हमारा 1 जून से हमारा जो बैच बैठ रहा है HS के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगे। वो सिर्फ सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए है, जिनका पहले बेसिक क्लियर हो चुका है उनके लिए नहीं है, जिनका भी बेसिक शुरू होना है या अभी जो शुरुआत कर रहे हैं। तो जो इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होता है प्रीलिम का, उसके बाद आता है आपका मेंस का, एंड देन वी हैव इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस हैं जहां पर आपको अपीयर होना है, प्रीलिम, मेंस और आपका इंटरव्यू। आपका प्रीलिम जो है, प्रीलिम की अगर बात की जाए तो ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, फिर आप मेंस में पहुंचेंगे, फिर आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं। प्रीलिम की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, एक GS का होता है, एक आपका एप्टीट्यूड का होता है। एक GS का होगा, एक एप्टीट्यूड का होगा। GS के पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स यानी कि ये हो गया आपका 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर GS। वैसे ही एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी आपके 200 नंबर होंगे और 100 MCQ होंगे, 100 MCQ। पेपर 2 में जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 33% मार्क्स लाने हैं। 33 का मतलब हो गया 66 नंबर। 33 का मतलब हो गया है 66 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, क्योंकि 100 का हो गया 33, 200 का हो गया 66, तो 66 मार्क्स आपको चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एप्टीट्यूड को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। अभी तक आप क्या सोच रहे होंगे कि भैया एप्टीट्यूड जो पेपर है उसकी लास्ट में प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। लास्ट टाइम देखेंगे आप तो एप्टीट्यूड के पेपर में ही कई बाहर हो गए, और आपके पास चांस एक है, वैकेंसीज बहुत कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे जब कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको ये भी नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, एप्टीट्यूड को बहुत स्ट्रांग कीजिए, पढ़ने की क्षमता अपनी ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि इंग्लिश में अगर पैसे जाते हैं वहां पर आपकी स्किल देखी जाएगी कि आप पढ़ते कितनी तेजी से हैं, रीडिंग स्किल आपकी कितनी ज़्यादा है, समझने की स्किल आपकी कितनी ज़्यादा है। इसीलिए न्यूज़पेपर आप पढ़िए, न्यूज़पेपर को समझिए, एक एक पैराग्राफ रोज पढ़िए और उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। ऐसा मत पढ़िए कि हाँ मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ऐसा पढ़िए उसको कि आपने वो चीज़ समझ ली। आगे की ओर बात करेंगे तो आपका प्रीलिम की बात होगी, जहां पर आपको इतनी क्लैरिटी मिल ही गई होगी कि एक पेपर है, फिर पेपर 2 है आपका। जब ये क्लियर हो जाएगा आपका, मेरिट बनेगी GS की मेरिट होगी, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। हाँ, जिनको ये क्लियर है कि मेंस में किस तरीके से अपीयर होते हैं, मेंस का सिलेबस क्या है, वो यहाँ से स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, जैसे आपकी तमन्ना है। लेकिन वीडियो को अच्छे से जरूर देखें, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी किस तरीके से इसमें सिलेबस या ये सब चीजें कही गई हैं। अब देखिए, जब आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, कितने स्टूडेंट आपके मेंस के लिए लिए जाएंगे, कितने स्टूडेंट आपके मेंस के लिए लिए जाएंगे। ये तो प्रीलिम हो गया, यहाँ से मेंस में जब एंट्री होंगी तो आपके लगभग 20 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। जैसे कि 20 वैकेंसीज हैं तो 400 स्टूडेंट, 400 या 450 के आसपास स्टूडेंट मेंस में अपीयर होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने मेंस, यानी कि आपका अभी ये मत सोचिए कि वैकेंसीज कम है, 10 है, 12 है, 15 है, ये मत सोचिए। आपको ये सोचना है अभी के लिए कि भैया आपके पास 400 वैकेंसीज है, आपको इस 400 में एंट्री लेनी है पहले। अगर आप यही दिमाग में लेकर के चलेंगे कि भैया एक ही वैकेंसी है या 10 वैकेंसी है, कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, तो आपका माइंडसेट दूसरी तरीके का बन जाएगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इन 10 में तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये माइंडसेट मत लेके चलिए, ये माइंडसेट लेके चलिए कि आपको इन 400 में आना है पहले। अगर आप 400 में आ गए तो आपने 40,000 को बाहर कर दिया, 30,000 हो, 40,000 हो, कंपटीशन में इतने स्टूडेंट को बाहर कर दिया, क्योंकि सीरियस सारे नहीं होते हैं, सीरियस कुछ एक ही होते हैं। तो आपने जब इतने को बाहर कर दिया, आपका कंपटीशन अब 400 के साथ है। अब यहां पर आपके पास एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है आपका प्रीलिम हो चुका है, आपको मेंस अब देना है, दिन रात एक कर सकते हैं उसके लिए, दिन रात एक करके आप मेंस लिख सकते हैं। लेकिन मेंस की जो प्रैक्टिस है, मेंस आपका किस तरीके का होता है, ये समझना बहुत जरूरी है जब आप प्रीलिम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब जो भी तैयारी कर रहा है अभी के लिए, अगर आपको सिलेबस पता नहीं है कि मेंस का क्या है, तो इसका मतलब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेंस देना है, मेंस में आपको मेरिट में आना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप ये सोच करके चले हुए हैं तो अच्छा है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपका कुछ ही दिन में हो जाएगा, कुछ ही दिन में आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है।
ये 1-2 महीने में आपकी प्रिपरेशन होगी, नहीं, आपको आंसर राइटिंग अभी से करनी है। अभी से आपको सीखना है कि मेंस में किस तरीके से लिखा जाएगा। वो सब चीजें हम आपको बताएंगे लास्ट में किस तरीके से होने वाली है। अब मेंस की ओर थोड़ी सी फोकस डालें प्रीलिम, यानी कि 400 स्टूडेंट यहाँ पर आए, फॉर एग्जाम्पल हम 400 ले रहे हैं अभी, या 200 400 जितने भी हैं, तो 400 स्टूडेंट मेंस में बैठे हैं। और मेंस में आपको क्या क्या आएगा देखिए, पहले तो आपका कंपलसरी पेपर है, ये आपको कंपलसरी है। दूसरा है ऑप्शनल। ऑप्शनल आप कुछ भी ले लीजिए और जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इसमें भी कहीं को डिसीजन लेने में दिक्कत आ जाती है कि अब आपका ऑप्शनल क्या होगा। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने हो सकता है कॉलेज लेवल पे पढ़ा हो और आपकी उसमें पकड़ अच्छी हो, या आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत अच्छी रुचि ज़्यादा हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये ईजी है या डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुतों के मैथमेटिक्स भी होते हैं, सोशोलॉजी भी होते हैं, ज्योग्राफी भी होते हैं, तो इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी के एंथ्रो हैं तो अलग सब्जेक्ट क्यों जाने की जरूरत नहीं है, या तो आप जीएस में से कोई सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपको ऑप्शनल लेना है। तो ऑप्शनल के 2 पेपर हो जाते हैं, 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे इसके। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए, इंग्लिश, हिंदी और ऐसे, ये किसको चेक करने के लिए, ये आपकी ग्रामर चेक करने के लिए। इंग्लिश और हिंदी आपकी ग्रामर, कि आप किस तरीके से गलतियां करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, चाहे वो आपका सेंटेंस हो, चाहे पैसेज हो, प्रेसीज हो, गद्यांश पद्यांश। ऐसे राइटिंग वो बाद में है। ऐसे राइटिंग में क्या देखा जाता है, ऐसे राइटिंग में बेसिकली ये देखा जाता है कि आप किसी चीज के बारे में जब सोचते हैं तो किस तरीके से सोचते हैं, आपके पास जो समाधान है उसके क्या समाधान है। अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, उसकी बॉडी कैसे लिखेंगे, उसका कंक्लूजन किस तरीके से लिखेंगे, ये उसमें देखा जाता है। इसमें उस चीज का आकलन होता है कि आपकी सोच क्या है। यहाँ पर सोच का आकलन नहीं है। इंग्लिश और हिंदी के पेपर में यहाँ पर आपका आकलन हो रहा है कि आपकी लैंग्वेज में पकड़ कैसी है। लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, हिंदी इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। ऐसे राइटिंग आप क्या सोचते हैं वो यहाँ पर है। और जीएस 3 में नॉलेज प्लस आप क्या सोचते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको कितना नॉलेज है इस चीज के बारे में और आप उसको कैसे लिखते हैं। सारा का सारा लिखने का खेल ही यहाँ पर, और कुछ नहीं है। जिसकी आंसर राइटिंग अच्छी है उसका मीन्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को एक एक करके देखते हैं कि आपको इसमें क्या पूछा जाएगा, जल्दी से देखेंगे। अगर हम पहले पेपर की बात करें जो कंपलसरी पेपर है, इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर 1 इंग्लिश 100 मार्क्स है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस, क्लैरिटी एंड प्रिसिजन इन एक्सप्रेशन। तो यही सब आपको देखा जाएगा इसमें। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। इंग्लिश ग्रामर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका ये वाला क्वेश्चन उतना ईजी होता चलेगा। क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर है, वोकेबुलरी है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग हो गया, कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज। तो यही सब चीजें हैं, इन सभी को डिस्कस किया जाएगा आप सभी के साथ में। लेकिन वो जो आपका बैच शुरू होगा वो 1 तारीख से ही होगा। फिर है आपका पेपर 2 हिंदी का। पेपर 1 हो गया इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर। पेपर 2 हिंदी का हो गया और उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर पूछी जा रही है। सिंपल सी बात है, देवनागरी स्क्रिप्ट 100 मार्क्स है, तो ये 100 मार्क्स तो आपको पता ही होने चाहिए भैया। सभी में 100 ही मार्क्स आ रहे हैं आपको, सभी में नहीं, जो ये कंपलसरी पेपर है। अब यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चीज जो सिलेबस में कही गई है। अगर आप मेंस लिखेंगे तो आपको ध्यान से सुनना है कि नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन अनलेस he or she obtains at least 40% marks in compulsory paper of Hindi and English। हिंदी और इंग्लिश के पेपर में जब तक आपके 40% मार्क्स नहीं है, जब तक आपके 40% मार्क्स नहीं है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, तो आपके 40 मार्क्स तो मिनिमम आने ही चाहिए। अगर आपके 40 मार्क्स नहीं है कंपलसरी पेपर में तो क्वालिफाई ही नहीं होंगे। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में तो पकड़ होनी चाहिए, बाकियों में तो नहीं है। लेकिन यहाँ बाकियों में क्या कहा गया फिर, 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग कंपलसरी पेपर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी के जो बचे हुए हैं, जीएस के पेपर बचे हुए हैं, ऐसे का पेपर बचा हुआ है, उसमें एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 45%। एग्रीगेट यानी कि सभी का मिलाकर के आपके 45% तो आने ही चाहिए। क्या हुआ रिसेंटली, अगर जो एचएस की जो वैकेंसी आई उसमें कुछ सीटें खाली रह गई। वो क्यों रह गई, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाई ही नहीं हुए, यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हुए। जो आपका कंपलसरी पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, उसमें 40% चाहिए थे। और जो दूसरा पेपर है, जो दूसरे ऐसे हो गया, जीएस पेपर 3 हो गए वहां पर, फिर अच्छा फिर आपका ऑप्शनल भी हो गया, इन सभी में 45% आने चाहिए थे, तो वो भी नहीं आए। हो सकता है उसमें किसी के आए हो, लेकिन कुछ कंपल्सरी बाहर हुए हो। तो 40 और 45 का जो रेशो है, ये भी आपको याद रखना है कि इतने तो आपके नंबर आने ही चाहिए। ठीक है। पेपर 3 की बात करें तो आपको ऐसे आएगा यहाँ पर लिखने के लिए, और ये ऐसे किस टॉपिक पर आएगा वो यहीं पर लिखा गया है। ऐसे किस टॉपिक पर होगा वो भी यहीं पर लिखा हुआ है। और क्या कहा गया है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 2 एसेस। कितने लिखने हैं आपको, 2 ऐसे लिखने हैं, चूजिंग 1 ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इन अबाउट 900 वर्ड्स। तो आपको पेपर से पहले ये भी पता होना चाहिए कि भैया 900 वर्ड्स जो हैं वो लगभग कितने का पेजेस में आ जाते हैं, क्योंकि शीट आपको ऐसी दी गई है, इसके बीच में आपको लिखना है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि गिनते थोड़ा बैठेंगे आप वहां पर कि भैया 1-2 कितने वर्ड्स हुए। आपको पहले ही आइडिया होना चाहिए, इतनी आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 900 वर्ड्स आपने लिख दिए हैं, ये आप निर्धारित कर पाए। तो 900 वर्ड्स कितने होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, कहां तक आते हैं। 2 ऐसे लिखने हैं आपको, और वो 2 ऐसे किस पर होंगे, अ फेयर चॉइस ऑफ टॉपिक कवरिंग। सेक्शन ए होगा, एक ऐसे लिखना है, सेक्शन बी होगा, उसमें से भी एक ऐसे आपको छांटना है। अब इसमें क्या देखा जा रहा है आपको,
एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन कोहेरेंटली एंड sequentially, awareness of the subject chosen, ability to compose a well argued piece of writing। तो यहां पर देखना है कि आप किस तरीके से आर्ग्यू करते हैं और क्या उसको आप सही फॉर्मेट में लिख रहे हैं या फिर आप जो चीज बीच में लिखनी थी वो ऊपर लिख दी, जो ऊपर लिखनी थी वो नीचे लिख दी, ऐसा कर रहे हैं आप। तो ये प्रैक्टिस ही होगा। अब हो सकता है किसी का ऐसे राइटिंग नहीं भी आता हो, कुछ भी नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है कि सभी को पहले से आ जाता है, जैसे ही पैदा हुए सभी को पहले से ही आ गया, नहीं। स्टार्टिंग सभी की बहुत बुरी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीखते जाते हैं। अगर आप उस फेज में है जब आपने शुरुआत नहीं की है तो शुरुआत कर लीजिए। जैसे शुरुआत कर लेंगे तो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। बात करें क्या क्या आ सकता है आपको, करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसमें से ऐसे आ सकता है आपको सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज आ सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इशू आ सकते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री ये भी आ सकता है। रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स विल बी गिवन टू द टेस्ट टू द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इश्यूज एंड देयर क्लियर एक्सप्रेशन देमसेल्व्स इन द इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। तो यही सब चीजें जो है आपको ऐसे राइटिंग में पूछी जाएंगी। खैर बात करें आगे की ओर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत आ जाता है, ठीक है जी, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत आ जाता है। हो सकता है आपको दिखे भी ना, लेकिन समझिए इस बात को, आपको सिर्फ समझना है सिलेबस को। बार बार आप रटते रहिए, बार बार आपके पास या फिर आपके पास इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट को सामने चिपका लीजिए जहां पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीरियसली जो तो सिर्फ ऐसे ही है कि भैया हाँ दे देते हैं, भर देंगे, कोई बात नहीं है, उनके लिए नहीं, ठीक है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपका 1000-1200 से है, आपका कॉम्पिटिशन 40,000 से नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो अभी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने मेंस पहले लिखे हुए हैं, उनसे आपका कॉम्पिटिशन है। तो क्या होगा इस पेपर 4 में? देखिए तीन आप पेपर पहले ही हो गए, हिंदी, इंग्लिश और ऐसे 3 पेपर हो गए। ये चौथे वाला पेपर हो गया। चौथे से आपका GS1 होगा, फिर 5वां होगा GS2, छठा होगा GS3, 3 GS के पेपर होंगे। तो GS1 में आप देखिए इन सभी में क्या होगा, GS1, GS2, GS3, इन तीनों में क्या होगा, यूनिट बने हुए हैं और उन यूनिट के सब यूनिट बने हुए हैं। ये देखिए GS पेपर है, इसका यूनिट 1 बना हुआ है। ये जैसे ये GS का पेपर हो गया, इसका यूनिट 1 बना हुआ है, यूनिट 1, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3। अब इस यूनिट 1 के सब यूनिट बने हुए हैं, इस यूनिट के सब यूनिट बने हुए हैं, इसके भी सब यूनिट बने हुए हैं और इसके भी सब यूनिट बने हुए हैं। इस तरीके से इसके GS1 हो गया। अब इसको GS2 ले लीजिए, यहां पर उसके यूनिट बने होंगे, फिर उसके सब यूनिट बने होंगे, इस यूनिट 1 के सब यूनिट, जैसे कि यहां पर है यूनिट 1 हो गया, उसके सब यूनिट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। देखिए क्या कहा गया है, ये सब यूनिट 1 क्या कहता है, हिस्ट्री के बारे में। सब यूनिट क्या कह रहा है, हिस्ट्री। हमने मान लिया होंगे ये हिस्ट्री के बारे में कह रहा है, और हिस्ट्री के ही बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, कल्चरल हेरिटेज। तो आर्ट एंड कल्चर वाला, मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा कहां पर आ गया है, यहां पर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू 1980। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कह रहा है, तो यानी कि ये हिस्ट्री के बारे में कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है, वर्ल्ड वॉर्स एंड बाउंड्री सेटलमेंट्स। इसका मतलब है वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहा है, यहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो गई। देन तीसरे वाले में क्या कह रहा है, देखिए जहां पर भी ये सब यूनिट 3 होगा, ये सब यूनिट जो 3 होगा ये हिमाचल के बारे में ही होगा। ये यूनिट 1, यूनिट 2, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, ये सब यूनिट 3 जो होगा हर एक GS में ये हिमाचल के बारे में ही होगा। यहां हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, हिमाचल की हिस्ट्री है। सिंपल सिंपल सी कहानी है ना। यहां पर ज्योग्राफी नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, जैसे कि हिल स्टेट्स अंडर द कॉलोनियल पावर, पॉलिटिकल रूल, जो भी पॉलिटिकल रूल रहा उनका, गोरखा एमर्जेंस किस तरीके से हुआ, मीडियम स्टेट्स, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हिल स्टेट एंड देयर रिलेशन विद द मुगल्स एंड द सिख। मेंस के लिए हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स, किस तरीके से कैंटोनमेंट बनी, यहाँ पर ब्रिटिश कैंटोनमेंट कब बनी। तो यही सब आएगा आपका सब यूनिट 3 में। अब आगे क्यों चलते हैं, ये यूनिट 1 हो गया, GS1 का यूनिट 1, इसके सब यूनिट 3 देखें। GS1 का यूनिट 2 देखते हैं, तो GS1 और पेपर 4 का यूनिट 2 हो गया और सब यूनिट 1 हो गया। क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर कंसेप्ट डेफिनेशन। कुछ ऐसा देख करके लग रहा होगा कि आपको कुछ ज्योग्राफी सा फील हो रहा होगा कि हाँ कुछ ज्योग्राफी से संबंधित है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। तो पहले वाला डिजास्टर मैनेजमेंट से, ये ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, पहला डिजास्टर जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है, लगभग ज्योग्राफी से संबंधित है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, रिलीफ फीचर, ड्रेनेज, वेजिटेशन कवर, अलग अलग टाइप्स हैं, शिवालिक्स हो गया, दून वैलीज होगी, आउटर वैलीज होगी, ऑफ सब हिमालयन, ये सभी हम पढ़ेंगे, इसी तरीके से ही हम पढ़ेंगे। आगे की ओर देखें। अब देखिए यूनिट 3, GS1 पहले पढ़ा हमने यूनिट 1, फिर यूनिट 2, यूनिट 3, इसके 3 सब यूनिट थे। अब इस यूनिट 2 के भी सब यूनिट 3 है, ये भी हमने देख लिया। अब फिर यूनिट 3 आया, ये यूनिट 3 आया और इस यूनिट 3 के भी 3 सब यूनिट है। पहले में हमने देखा, यहां पर हमने देखा हिस्ट्री के बारे में, यहां पर हमने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डिजास्टर मैनेजमेंट। यहां पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखा, आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखा और ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में देखा। अब इस यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है, सोशोलॉजी की बात हो रही है। बेसिकली तो सोशोलॉजी है ना, जहां पर आप सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, किनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, या रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से रिलेशन होते हैं सोसाइटी में, तो वो आपका किसमें आ गया, यहाँ पर सोशल जस्टिस हो गया, आपका विमेन एम्पावरमेंट हो गया, चाइल्ड राइट्स एंड राइट ऑफ एजुकेशन हो गया, राइट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देम। सब यूनिट 2 में क्या है, कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस गवर्नेंस, कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस गवर्नेंस और गांधीयन हाउस ट्रूथ नॉन वायलेंस सत्याग्रह है, वो आपका इस वाले पोर्शन में आ गया, सब यूनिट 2 में आ गया है। सब यूनिट 3 में सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कल्चर, कस्टम, फेयर एंड फेस्टिवल्स किस तरीके से होते हैं यहाँ पर, रिलीजियस बिलीफ क्या है हिमाचल में, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, देयर हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट्स, फैमिली, मैरिज, किनशिप एंड कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भी तो वही पढ़ा ना हमने, यहाँ पर भी तो वही पढ़ा हमने, सोसाइटी के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, सोशल सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यही सब चीजें जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक सर्विस से रिलेटेड आ गया, गांधीयन थॉट से रिलेटेड आ गया। अब बात करते हैं पेपर 5 और हम कह सकते हैं इसको GS2। तो GS2 में भी सेम ही होगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यहाँ पर सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3, यहाँ पर हिमाचल के बारे में पूछा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर होगा यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3, और यहाँ पर हिमाचल के बारे में होगा। ये यूनिट 3 हो गया, ठीक है, ये यूनिट 3 हो गया। यूनिट 3 में ये हिमाचल के बारे में सब यूनिट 3 है ना, इतना समझ में आ रहा होगा। इसके सब यूनिट बने हुए हैं, ये यूनिट 1 है, ध्यान दीजिएगा जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां पर क्या होगा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी यानी कि पॉलिटी की बात हो रही है, पॉलिटी की बात हो रही है, तो आप सिंपली यहां से समझ लीजिए, तो वही बात हो रही है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, जो पहले वाला पोर्शन है, जो स्टार्टिंग अगर आप बात करते हैं हमारे संविधान की, या आप कह लीजिए लक्ष्मीकांत की बात करते हैं, लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, और साथ ही साथ में ये साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। जब आप स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं तो ये 7.1 में आ गया। 7.2 में क्या है, 7.2 में है सेंटर स्टेट रिलेशंस, और वो कह रहा है पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान से देखिएगा, ये है नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है पॉलिटी में ही, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की जो बुक है, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा सब यूनिट 2 हो गया। और सब यूनिट 3 में क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। मैंने कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिमाचल के बारे में आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने क्या देखा, ये वाला पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया। दूसरे में आपने देखा सेंटर स्टेट रिलेशन, और तीसरे में आपने क्या देखा, पॉलिटी। जब पढ़ रहे हैं तो हिमाचल की पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, तो हिमाचल में किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स बनी, डिस्ट्रिक्ट फाइल कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुई हिमाचल प्रदेश में, तो वही सब चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनी यहाँ पर, वही सब यहाँ पर है। फिर आपका यूनिट 2 आता है। सब यूनिट 1 क्या है, इसका पेपर वही है, इसका यूनिट 2 क्या है, institutional framework, policies and intervention for the development in various sector in India, governance, good governance की बात हो रही है, तो उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी चलाई गई है इंडियन लेवल पर, यहाँ इंडियन लेवल पर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिमाचल लेवल पर आ जाएगा। देखिए गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश क्या क्या किया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 है, काफी न्यूज में भी चला था रिसेंटली, इसमें कुछ और भी ऐड किए गए हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, और बीच में क्या बात की गई है, एनजीओ की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई है, विमेन माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, पॉवर्टी, हंगर, डिजीज एंड सोशल इंक्लूसिवनेस की बात की गई है। तो यहाँ पर यूनिट 2 में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज भी हो सकते हैं अभी के लिए, कहीं को लगेगा कि भैया छोड़ दो अभी के लिए, हमको समझ में तो नहीं आएगा, अब कहीं और से देखेंगे, कहीं और से इन द सेंस कि आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वहां से और अच्छे से समझेंगे। फिर एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद और अच्छे से समझेंगे। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 और सब यूनिट 1 बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है ग्लोबल लेवल की, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है बेसिकली। जहां पर आपको यहाँ दिख गया कि हमारे जो रिलेशन है, इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, यूएस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनके साथ कैसे हैं, यानी कि आप बात कर रहे हैं आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। 7.2 में क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कौन कौन सी है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो वो आप सब यूनिट 2 में देखेंगे। सब यूनिट 3 में क्या है, साइबर क्राइम, ये वाला अलग है, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की है, लेकिन यहाँ पर तो हिमाचल में आप क्या इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे, जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात यहीं पर हो गई हिमाचल में, आप थोड़ी ना फिर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस बेस पर, यहाँ पर आ गया जो हिमाचल प्रदेश में ड्रग है, किस तरीके से ड्रग बढ़ते जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, साइबर क्राइम है, ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द स्टेट। तो ये आ गया आपका सब यूनिट 3 में। और इससे आगे चले तो ये वाला खत्म हो गया, देखिए है ना, पेपर 5 कंप्लीट हो गया, जहां पर आपने बेसिकली बात की पॉलिटी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, गवर्नेंस की,
और आपके हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से ड्रग है या क्राइम जो है बढ़ता रेट है, किस तरीके से उसको टैकल किया जा सकता है, पॉलिसीज कौन कौन सी बनाई गई है, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सभी चीजें आपने देखी पेपर 2 में। पेपर 1 में आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव देखा। पेपर 3 बचा क्या आपका, बचा आपका इकोनॉमिक्स। तो वो आपको यहाँ पर आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यूनिट 1 सब यूनिट 1, यूनिट 1 सब यूनिट 1। मैंने क्या पहले कहा था, देखिए ये GS3 आ गया, GS3 का यूनिट 1 होगा, यूनिट 2 होगा और यूनिट 3 होगा। इसके सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात, 1 2 3 यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात। जैसे यहाँ पर पहले हम इसकी देख रहे हैं, देखो तो यूनिट 1 में सब यूनिट 3 क्या है, हिमाचल के बारे में ही तो है कि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, अगली स्लाइड में है वो, अगली स्लाइड में यहाँ पर देखिए इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट। तो वो सभी आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जब आप देख रहे हैं तो वो हो गया इकोनॉमी। सब यूनिट 1 में क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, पॉपुलेशन पॉलिसीज होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड जो भी आपका इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, वो आपका यहाँ पर प्लानिंग के बारे में आ गया। यहाँ पर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इन इंडिया, जो आपका कोर ऑफ फिलॉसफी, जो आपका कोर है इकोनॉमिक्स का, वो आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर फिर बात हो रही है जैसे कि GDI है, जैसे कि आपके अलग अलग इंडेक्सेस हैं मापने के लिए, वो सभी यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आप वहीं से देख सकते हैं ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं आर्थिक विकास, तो एक होती है आर्थिक समृद्धि भी होती है। तो उस दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, ये भी हमने देख लिया। फिर आया यूनिट 2, बचा क्या हमारे पास, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक बच गया अभी तक, साइंस एंड टेक बचा हुआ था, तो वो कहां पर आ गया, यूनिट 2 में, पेपर 5 में। ठीक है, पेपर 5 में, ठीक है, एक मिनट चला, 5 की तो बात होगी, 6 की बात कर रहे हैं हम, पेपर 6 की बात, यानी कि GS3, पेपर 6 और GS3 एक ही बात है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी कि साइंस एंड टेक, यहां पर भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर इन इंडिया, हिमाचल की नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे कैसे है यहाँ पर। और सब यूनिट 3 यहाँ पर क्या देखेंगे, हिमाचल के बारे में, मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, IT पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स रोल इन गवर्नेंस, स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, ये सभी चीजें जो है वो इसमें आ गई हैं। इसके आगे चलें नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, तो आपका सब यूनिट 3 आ गया। सब यूनिट 3 में यूनिट 1 में क्या है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, सोशल एंड एथिकल इश्यूज इन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग एग्रीकल्चर। यहाँ पर हिमाचल में क्या करेंगे, फिर टूरिज्म की बात हो रही है, ये बच गया हिमाचल प्रदेश में, टूरिज्म पोटेंशियल क्या है हिमाचल प्रदेश में, कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म आखिरकार क्या है। तो यहाँ तक जो सिलेबस था वो था आपका GS का। यहाँ पर सिलेबस किसका था, देखिए हमने क्या क्या देखा अभी तक। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेंस का सिलेबस देखें, ध्यान देखिएगा क्या क्या पढ़ा हमने अभी। मेंस के सिलेबस में आपने देखा कि यहाँ पर पेपर कंपलसरी पेपर हो रहे हैं, जो आपके कंपलसरी पेपर है आपको, वो है आपका हिंदी और हो गया आपका इंग्लिश। इसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं, कितने, 40% मार्क्स लाने हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। फिर आपका आ जाता है ऐसे का पेपर, 100 नंबर का ये भी है, और ये बाकी भी 100 नंबर के ही है। ये आपका 100 नंबर के हो गए, ये भी आपका 100 नंबर का हो गया, ये भी आपका 100 नंबर का हो गया। कंपलसरी पेपर, ये पेपर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर आया आपका पेपर 4, और उसको कहते हैं हम GS1। GS1 में आपने बेसिकली पहले वाले पेपर में GS1 को क्लासिफाई किया गया है, फिर ये यूनिट 1 हो गया इसका, ये यूनिट 2 हो गया, और ये यूनिट 3 हो गया। इसको फर्दर नीचे डिवाइड किया गया है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3। वैसे ही इसी को भी डिवाइड किया गया है ऐसे करके, इसको भी डिवाइड किया गया है ऐसे करके, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये है, और यहाँ पर हिमाचल का दिया होगा जो पोर्शन, यहाँ पर जैसे हमने देखा यहाँ पर हिस्ट्री का पूछा गया है, हिस्ट्री, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री था, यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री था, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री आ गई। वैसे ही ज्योग्राफी की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर ज्योग्राफी की बात हो रही है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बात होगी ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैसे ही GS, फिर 5वां देखा हमने, जिसे कहते हैं GS2, फिर 6ठे वाला हो गया GS3 और पेपर 6। तो ये 6 पेपर हो गए आपके, और ये सारे के सारे होते हैं, ये सारे के सारे GS1 कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का, ये कितने का हो गया, 200 नंबर का, ये कितने का हो गया, 200 नंबर का। आई होप कि आपको मेंस का जो सिलेबस है अब क्लियर होगा। एक बार फिर से देखिएगा, साथ में आप सिलेबस भी ओपन करके रखिए। PDF फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, इसके साथ ही हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, उसको भी देखिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल आइए सिर्फ सिलेबस का। बाकी दिया बहुत कुछ है, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है बहुत सारे दिए हैं, वो तो उसका आपको देखना नहीं है। आप सिर्फ क्या कीजिए, जो सा सिलेबस आपको सही लगता है, सॉरी जो सा आपको कंटेंट सही लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिलेबस ही बताया गया है, तो उसकी PDF आप निकाल लीजिए, बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है,
अभी तक आपने शायद वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा साथ साथ में, है ना, आई होप सो, या फिर आपने किसी ग्रुप में या चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। मान करके चल रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मीन्स हो गया, प्रीलिम हो गया, मीन्स हो गया, इंटरव्यू की बात आए तो इंटरव्यू के लिए कितने होंगे, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी रिक्रूटमेंट बताई गई होंगी, नोटिफिकेशन में बताई गई होंगी, उसके 3 नंबर। अगर 10 बताई गई हैं तो हर एक सीट पर 3 व्यक्ति रह जाएंगे, यानी कि 30 व्यक्तियों को या 30 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कॉल उनको आएगी और 30 व्यक्ति वहां पर, एक सीट के लिए 3। इसका ध्यान रखिएगा। फिर आपका इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी आ जाता है, कितने नंबर का, 150 मार्क्स आ जाता है, 150 याद होगा कितना मिलेगा, 150 देगा हमें, तो वो 150 यहाँ पर है, वो आपको इंटरव्यू में आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पर्सनैलिटी चेक किया जाएगा, इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से डेवलप कीजिए कि आप एक ऑफिसर लगेंगे। आप अभी से अपने आप को ऑफिसर समझ लीजिए, तभी आपके अंदर वो ऑफिसर वाली क्वालिटीज तब तक डेवलप हो पाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन में ही आप ऑफिसर वाली क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लें और आप ऑफिसर लगने लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए आप क्या कीजिए अभी से, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, ऑफिसर की तरह बिहेव कीजिए, आपकी क्या रुचियां हैं उनको समझिए, क्या आप इंटरव्यू में बोलेंगे, वो सभी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए अभी से लेकर के, ताकि आप उसका सोल्यूशन भी अपने दिमाग में निकाल पाए। अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछते रहिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए। क्या आपको इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है, अपने एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, जहां पर आपने स्कूलिंग की उसके बारे में पूछा जा सकता है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जब इंटरव्यू पैनल आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके क्या आंसर देंगे वो अभी से सोचते रहिए, ताकि तब तक के लिए आप एक बेहतर आंसर ढूंढ पाए, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। इस तरीके से आप मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में लेकर चलिए, प्रीलिम की प्रिपरेशन भी साथ में लेकर चलिए, और इंटरव्यू आपका यहाँ पर हो गया। तो इसी के साथ ये तो हो गया प्रीलिम और मेंस का सिलेबस, प्री और मेंस, और हमने बता दिया इसमें कि आपका जो इंटरव्यू है वो किस तरीके का होगा। ये सभी चीजें आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। तो जो आपका 1 जून से बैच शुरू हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, बेसिकली उसमें बहुत कम स्टूडेंट होंगे, बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे 1 जून से, क्योंकि अंत तक तो बहुत कम ही पहुंचे होंगे, इस वीडियो को देखते देखते बहुत ही कम पहुंचते हैं कि अंत तक पहुंचे होंगे। तो ये सभी जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही है, जिनका बेसिक क्लियर हो चुका है, बेसिक पढ़ने की जरूरत ना हो, क्योंकि अब बेसिक से नहीं पढ़ा सकते हैं। हाँ, एग्जाम की पॉसिबिलिटी है, एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है वो कब तक हो सकती है, या तो आपके अगस्त एंड में भी हो सकता है, अगस्त एंड, या फिर हम कहें सितंबर में भी हो सकता है। ये 2 डेट्स आप लेकर के चलिए कि आपका अगस्त तक हो गया या फिर आपका सितंबर फर्स्ट में हो गया, या आप सितंबर में तो हो ही जाएगा, इतना हम मान करके चलेंगे। लेट होगा तो आपके लिए अच्छा है, जल्दी होगा तो आपको प्रिपरेशन थोड़ी सी जल्दी करते हैं। इसी बीच में हम अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो हम साथ में लेकर के चलेंगे। डेली आपको आंसर राइटिंग करनी है, एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आंसर राइटिंग नहीं की है। अगर आपको ये जॉब लेनी ही है, कंधे पर स्टार लेने हैं तो वैसी है। अगर आपको डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, तो भैया एसडीएम बनने के लिए मेहनत तो लगेगी, तो मेहनत लगेगी तो रोज लिखना पड़ेगा तो आपको दर्द तो होगी यहाँ पर, है ना। जब तक यहाँ पर दर्द होगी नहीं तो उसका मतलब आपने पढ़ाई की नहीं। एक दिन भी पढ़ाई छूट गई इन 90 दिनों में, 90 या फिर हम कहें 80 to 90 डेज, 70 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, जितना अगर जून जुलाई अगस्त आपके पास है, जून भी पड़ा हुआ है अभी, जुलाई अगस्त का एंड में मान लीजिए, या फिर आप कभी अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है, चांसेस ज्यादा अगस्त के हैं। ये स्ट्रेटेजी लेकर के चलिए। अपनी प्लानिंग अगर आप खुद से कर रहे हैं ना, कभी कोई दिक्कत नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि खुद से नहीं होता है। अपनी प्लानिंग आप खुद से लेकर के भी चल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए मिनिमम फीस होगी, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा फीस होगी, मुझे हाई फाई हमने बोल दिया आपको भी 50,000 1 लाख ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, हम सिर्फ गाइड करेंगे, मेहनत आपको ही करनी है, लिखना आपको ही है, कंटेंट हम देंगे, आपको पढ़ना है। किस तरीके से आप पढ़ेंगे उसको वो आप पर निर्भर करता है। तो मैंने कहा हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास लगभग 80 दिन है। इन 80 दिनों में हम क्या करेंगे कि डेली जो आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस, उसमें एक तो आपके एमसीक्यू भी डिस्कस होंगे, दूसरा आपका रिवीजन जो होगा, आपने नोट्स वैसे ही रखिएगा। जो तो 7 शिफ्ट बैच के हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी यही है कि जो क्लासेस जिसने भी ज्वाइन की हैं वो एक तो रेगुलर होना चाहिए, और रेगुलर आंसर राइटिंग उसकी होनी चाहिए। रेगुलर आंसर राइटिंग होनी चाहिए, तभी आप इसके साथ जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नया शुरू हो गया है हम भी जुड़ जाते हैं, शायद कुछ हो ही जाए, ऐसा नहीं है। जिसको लगता है, अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, वही इस बैच के साथ जुड़े। 5 होंगे, 10 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 15, 20, आगे का संख्या हमें पता नहीं है, नीचे की संख्या हमें लगभग पता ही है कि 5 या 10 तो हो ही जाती है। जो इस एग्जाम के लिए सीरियस है, अभी तक हमारे साथ में जो है बैच में, अलग से कोई दिखाते हैं तो हम उसका तो हमें पता नहीं है। एमसीक्यू होगा, रिवीजन होगा, टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूड इसी में ही होगी। और जो तो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं होगी, जो सब इंस्पेक्टर बैच के स्टूडेंट है उनके लिए कोई फीस नहीं होगी।
उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए जो सीरियस हैं, सभी के लिए नहीं। भैया सभी जुड़ गए, भैया नया बैच शुरू हो गया आपके जुड़ जाइए, सभी के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर तो फिर 100-150 स्टूडेंट आ जाते हैं। सब इंस्पेक्टर बैच, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला होगा एमसीक्यू, रिवीजन, टेस्ट सीरीज और मेंस का जो पोर्शन है उसमें हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। मेंस पर ज्यादा फोकस होगा, आपको दिन में लगभग 5 आंसर्स तो लिखने ही पड़ेंगे आपको। स्टार्टिंग में हो सकता है 5 बहुत ज्यादा लगे, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आते आते आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मेन फोकस जो है वो आपका स्पीड पर होगा। स्पीड बढ़ाने पर होगा कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ती है, स्पीड कैसे बढ़ती है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है, आपका जो कंटेंट है वो कैसे सही होता है। ये सब चीजें जो है वो यहाँ मेंस से होती हैं, और मेंस का डायरेक्ट संबंध होता है प्रीलिम से। जब आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपका प्रीलिम बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्रीलिम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं, स्टेटमेंट होगी कुछ ना कुछ। तो आपको इसलिए मेंस बहुत अच्छा करना है ताकि आपका प्रीलिम हो जाए, क्योंकि प्रीलिम तो होगा ही, ये मान के चलना है आपके जो भी जुड़ेगा उसको ये मान के चलना ही है कि भैया हमारा प्रीलिम तो होगा ही, 100% होगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे वो आपको डिसाइड करना है, और रिवीजन तो आपको साथ में लेकर के चलना ही है। आपके नोट्स जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें हम ऐड ऑन करते रहेंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फोकस कर लिया है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है तो हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में ही करेंगे, ऐसा नहीं कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पूरा करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी स्पीड में होगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा है कि जो बची हुई क्लासेस हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैथ्स की थोड़ी क्लासेस हैं, वो हम कुछ समय के पश्चात ले लेंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत मिनिमल आता है, लेकिन फिर भी कंप्लीट तो पूरा ही सॉरी पूरा तो होना ही चाहिए। तो यही सब चीज़ें जो है वो आपके इस बैच में होने वाली हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सभी को समझ में आ चुकी होंगी। किसी को कुछ भी डाउट्स होंगे तो हमारे नंबर पर हमें बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1 तारीख से ही शुरू होने जा रहा है डेमो क्लासेस, किसी को देखनी होंगी तो वो 1 तारीख को जुड़ जाइएगा, या हम उससे पहले एक डेमो क्लास रख देंगे अगर आपको लगता है। तो यही सब चीज़ें होने वाली हैं। आई होप कि आप सभी बहुत सीरियस होंगे इस एग्जाम को लेकर के। आखिरी मौका है आपके पास, अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया हुआ है, आपके गांव से या आपके आसपास कोई ना कोई जरूर निकले होंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट से, ये भी हो सकता है। तो घर में आपको सुनने को भी मिलता होगा कि भैया प्रिपरेशन तो कर लो, बेटा तुम भी क्यों नहीं कर लेते ऐसी प्रिपरेशन, तुम्हारा भी नाम होगा, या बेटे तुम क्यों नहीं कर लेते। 2 दिन में ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, ये आप बैच के साथ जुड़ गए और 2 दिन में जोश ठंडा हो गया। आपका कॉम्पिटिशन बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट के साथ होने वाला है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने एचएस मेंस लिख दिए हैं। तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आप सबसे आगे निकल जाएं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं आपको क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।